मित्रों, कई बार हमारे आसपास कोई ऐसी घटना घट जाती है जो हमारे सारे के सारे परिवेश को मुख्य विषय से हटाकर कुछ एक अन्य विषयों पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसी ही घटना 2 दिन पूर्व हुई कि एक युवा उभरते हुए अभिनेता सुशांत राजपूत ने आत्महत्या कर ली। उम्र क्या थी? 36 बरस। और इस उम्र में अब तक वो लोकप्रियता की बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ चुका था। उसने बहुत सारे फिल्म जगत के बहुत सारे नायकों, खलनायकों, निर्माताओं और जो फिल्म के वितरक थे उन सब के दिलों में जगह अपनी कायम कर ली थी। उस पर चर्चा होती थी और वो खुद भी उसमें शिरकत करता था। उसकी फिल्म जो क्रिकेट के महानायक पर जो उसकी आधारित जो फिल्म थी वो भी बड़ी चर्चा का विषय रही। और उससे कई बार पूछा भी गया कि तुमने इतने ज़्यादा जो सिक्सर्स मारे और सिर्फ इसलिए कि तुम जो कथानक है उससे न्याय कर सको, तुमने ये सिक्सर्स का अभ्यास कैसे किया? तो वो वही उसने बात बताई कि मैं जिस भूमिका को भी मैं निभाता हूँ उस भूमिका में डूब जाता हूँ और उसके लिए निरंतर अभ्यास करने या रिहर्सल करने की मेरी आदत है। और मैं उसी नायक के जो उसका जो महान परिवेश होता है उससे इधर उधर उससे कुछ छेड़खानी नहीं करना चाहता, उसकी कसौटियों पे पूरा उतरना चाहता हूँ। तो ये उसकी जो धोनी पे बनाई गई जो फिल्म थी वो बेहद चर्चित भी रही और उसका किरदार स्वयं धोनी ने सराहा था कि इस शख्स ने जितने अच्छे ढंग से मुझे पेश किया है, मुझे खुद हैरानी होती है कि मैं शायद मुझे अगर अभिनय की दुनिया में प्रवेश करना पड़ता या स्क्रीन के सामने शूटिंग के लिए आना पड़ता तो शायद मैं भी अपने आप से इतना अच्छा इंसाफ ना कर पाता। तो ऐसा युवा कलाकार जब अचानक 36 वर्ष की उम्र में आत्महत्या कर ले तो बहुत कुछ सारा का सारा परिवेश बहुत कुछ सोचने लगता है। और ये सोचने की बात ये हो जाती है कि आफ्टर कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थी। उसके पास नाम था, उसके पास पैसा भी था, संपन्नता भी आ गई थी। अब उसको कुछ संकट नहीं था कि रोटी पानी का संकट हो। कोई ऐसा हादसा बहुत बड़ा मेजर चर्चा में नहीं आया जो ये बताया कि उस व्यक्ति के साथ उसको कोई बहुत बड़ा आघात किसी ने पहुंचाया हो। जब ऐसी परिस्थितियां हो तो ये अजीब सा लगता है कि अचानक कोई एक युवा हंसता खेलता युवा जिसकी एक छवि लोगों के मन में बैठी हुई है वो गले में रस्सी लटका के और फांसी ले ले। तो ये बहुत सारी बातें। अब ये भी है कि हालात ये कहते हैं कि आत्महत्या आदमी क्यों करता है, ये सवाल भी चर्चा में आया। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसी घटना को लेकर आत्महत्या के कारणों और उसके जो अलग अलग जो कोण हैं इस घटना को देखने की उन पर मंथन किया, विचार किया। और ये भी पाया गया कि अगर शायद उसने को अपने मन की जो कुंठा थी, जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो जिनसे वो एक प्रकार से विचलित हो गया था, जिन घटनाओं से जिस सोच से विचलित हो गया था, अगर कहीं उसने अपने किसी करीबी दोस्त के साथ वो बांट ली होती कुछ लम्हे पहले तो ये नौबत ना आती। तो क्या ये मान के चला जाए कि उसके पास दोस्तों की कमी थी? ऐसा भी नहीं। उसे प्यार करने वाले लोग बेतहाशा थे। तो कहाँ कमी रह गई? उससे प्यार करने वाले, उसको सुनने वाले, उसके साथ संवाद स्थापित करने वाले, हंसने खेलने गाने वाले लोग बाकायदा उसके करीब थे। उसके बावजूद उसने ये रास्ता क्यों चुना, ये एक रहस्य बना रहेगा। लेकिन मित्रों, एक ज़रूर बात है कि कई बार अक्सर ये भी होता है कि जब संवादहीनता आ जाए, जब आपको लगे कि आप अपने मन की बात अपने दोस्त से भी कहेंगे तो शायद वो भी मुझे गलत समझ जाएगा, जब ऐसी एक भावना आती है कि जब विश्वास नहीं रहता, ये विश्वास या अविश्वास दोस्तों पर नहीं होता, यह विश्वास कई बार अपने आप पर भी होता है कि मेरी बात को जिस रूप में मैं चाहता हूँ उस रूप में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। जब फैसला नहीं हो पाता तो कई बार ऐसे रास्ते लोग चुन लेते हैं और ये गलत है। ये गलत है मित्रों। ज़िंदगी से जूझना सबसे बड़ी बात होती है। मुझे याद है कि शाहिर ने भी एक बार एक नज़्म लिखी थी खुदकुशी से पहले, और बाद में शाहिर साहब ने एक बार जब मैंने उनसे पूछा कि इसका, तो कहते थे कि मेरे मन में एक बार आ गया था, मैं उस वक्त नॉर्मल स्थिति में नहीं था कि ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए, लेकिन उस वक्त ये था कि मैंने एक नज़्म ज़रूर, मैंने कहा मैं नज़्म ज़रूर लिखूँगा और नज़्म लिखूँगा और उसके बाद मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। लेकिन जब नज़्म पूरी हुई तो मुझे लगा कि मुझे ख़ुदकुशी की ज़रूरत नहीं है। मुझे नज़्म पूरी तो याद नहीं है, ना वक्त इस बात की इजाज़त देता है, लेकिन वो कुछ इस तरह से थी कि उफ़ ये नौख़े स्याही
ये हवा के नौहे, उफ़ ये नौखे स्याही ये हवा के नौहे, किसको मालूम है इस शब की सहर हो कि ना हो। तो एक लंबी नज़्म है जिसमें उस मूड को डिपिक्ट किया है। लेकिन जब शाहिर कहते थे कि जब मैंने इसको उस मूड को बयान कर लिया, शब्दों का जामा पहना दिया, तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं इससे परहेज़ कर सकता हूँ। अगर ये स्थिति ऐसी है तो मुझे इस तरह से नहीं मरना, मुझे कायरों की तरह नहीं जाना, मुझे मुकाबला करना है हालात का। और मेरे सामने सारे के सारे जो कारण, जो वजूहात थे ख़ुदकुशी की, वो सारी की सारी काफूर हो गई। और अदम की बात भी याद आती है कि मरने वाले तो खैर बेबस हैं, कि सबसे ज़्यादा मुश्किल तो जीना होता है। तो अदम ने उसी बात की ओर इशारा किया था कि मरने वाले तो खैर बेबस हैं, जीने वाले कमाल करते हैं। उपलब्धि उन लोगों की है जो ज़िंदा रहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी जो लोग ज़िंदा रहना या अपनी नाव को खेना बेहतर समझते हैं, वो महान हैं। महान तो वही लोग माने जाने चाहिए। तो अब एक और भी मुझे याद आ रहा है कि शायद किसका था कि आओ कुछ देर अभी औरों को सताया जाए, अभी मरने की ख्वाहिश को छोड़ दें। तो ये अलग अलग सोच है, लेकिन बेसिकली मूल मुद्दा मित्रों वही है कि जब आखिरी लम्हे में ऐसे कुछ लम्हात हावी होते हैं तो उसको बयान कर लेना या अपने निकटतम मित्र के साथ अपने दर्द को साझा कर लेना कई बार काफ़ी होता है। और ये दुखद ये स्थिति हो जाती है कि मरने वाला तो नहीं जानता, उसने तो बहुत बड़ा एक बहादुरी दिखा दी, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, लेकिन उसके जाने के बाद क्या? जो बाकी लोग हैं जो कभी कभी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उनके लिए सोचने की बात ये नहीं है कि सुशांत ने क्या किया। उनके लिए सोचने की बात यह कि सुशांत के बाद क्या हुआ। उसकी वो 4 बहनों का अकेला भाई था और बाप को रोते रोते बुरा हाल, अपना देखते देखते बुरा हाल करते करते बाप को और बहनों को मिलकर मुखाग्नि देनी पड़ी। ये कितनी बड़ी बात होती है। आप उन हालात का अंदाज़ा लगाइए जो उन पे, जो उन 5 पे क्या बीती। बहनों पे क्या बीती, 4 बहनें, और उस बाप पे जिसकी एक ही संतान, लड़का एक ही था। तो ऐसी परिस्थितियों में उसने जो अनेक सवाल छोड़ दिए, दोस्तों को रोता हुआ छोड़ दिया, वो कोई बात बनी नहीं। इसलिए ये सोचिए कि जब कभी ऐसा नेगेटिव, नकारात्मक ख्याल मन में आए, उस वक्त सोचिए कि आपके बाद क्या। विवेक ओबराय ने बहुत सारे सवाल ये उठाए हैं कि हम लोग कई बार आपस में भी इतना तनावपूर्ण माहौल पैदा कर देते हैं कि हम लोग समझ ही नहीं पाते कि हम लोग कितना बड़ा इंसाफ अपने परिवेश से कर रहे हैं। हमारा कोई दोस्त बेहद सेंसिटिव है, अगर हमारी ईगो की वजह से उस दोस्त को ठेस पहुंचती है तो वो क्या करेगा। इसलिए हमें अपनी ईगो को तरजीह ना देकर नए अभिनेताओं को, नए कलाकारों को, उभरते हुए सितारों को पूरी शिद्दत के साथ उनको अपनाना चाहिए। जहाँ जहाँ आपको लगता है खामियाँ हैं तो उन खामियों की ओर इशारा कर दीजिए, लेकिन खुदारा ईश्वर के नाम पर उन लोगों को हतोत्साहित अन्य आम आदमियों की तरह से ना कीजिए, क्योंकि उनमें टैलेंट है, उनमें प्रतिभा है। और उस प्रतिभा का जब प्रस्फुटन होगा, जब वो और भी ज़्यादा विकसित होगी, चरम को छुएगी, तो बुलंदियों की ओर तरफ जाएगी, तो उस वक्त वो आपके पूरे के पूरे परिवेश के लिए एक असेट बन जाएगी, एक संपत्ति बन जाएगी। वो उस वक्त बोझ नहीं होगी। इसलिए हमें समग्र रूप से सोचना चाहिए। एक तो जो जिनकी टेंडेंसी नकारात्मक हो, वो सोचें कि उनके बाद क्या। दूसरा यह है कि जहाँ संवाद की कमी हो, वो हमें नहीं होने देनी चाहिए। ज़िंदगी में निराशा के क्षणों में दोस्त काम आते हैं। संवाद करिए, बात कह लीजिए, और बात कहने से ये होगा कि आप, कई बार मनोवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि आदमी अगर आत्महत्या करने वाला है तो उसको अगर एक थपकी भी को दे देता है ना, तो वो उसके बाद आत्महत्या का इरादा तर्क कर देता है। तो ये चीज़ें बहुत सारी हैं, बहुत सारे इसके पहलू हैं। फिर कभी लंबी बात का सिलसिला चलाए रखना मुश्किल होगा, लेकिन ये सोचने की चीज़ें हैं। और मेरा आग्रह है कि हमें नकारात्मकता से यथासंभव दूर जाना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों।